Hello friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today we discuss the second part of the motion. Before starting the video, one thing is that इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. तो अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर अपने कमेंट दे सकते हैं एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि वो लोग फ़ायदा उठा सकें जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट. इसका जो फर्स्ट पार्ट है मोशन का उसमें हमने कुछ टर्म डिफाइन की थी. दैट इज द स्पीड एंड द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन. इन सब की डेफिनेशंस हमने देखी थी. सो इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल की जो जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दैट मीन्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, वो भी देखेंगे और साथ में इसका हम फर्स्ट पार्ट इसके साथ साथ रिवाइज भी करेंगे. So let us start with the question. Study the speed time graph of a body given here and answer the question. So ये है that is the y axis और ये है x axis. x axis पे है time which is in second और y axis पे है speed which is in meter per second. ये इसकी यूनिट है. तो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है स्पीड और x एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है टाइम विच इज इन सेकेंड. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन इस स्केल्स को नंबर भी कर लीजिए. दैट इज अ O पॉइंट एंड इट इज एट 0. सो स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड नंबर द स्केल. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल्सो आप इसको टाइम को भी इसको इसी तरीके से इसको स्केल डाउन कर लीजिए. 4 5 6 7 8 9 10. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अप टू 12. एंड ऑल्सो इसका भी आप इसको नाम दे दीजिए जो ये फिगर है. दैट इज A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट. So start with the question. First question is what type of motion represented by yellow line or the line OA, that is a yellow line. ये किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट करती है. सो ये आप देखेंगे ये जो ग्राफ है वो स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि जब स्पीड और टाइम का ग्राफ होता है दैट मीन्स वाई एक्सिस पे स्पीड होती है एंड एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होता है. सो ये जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को. जो ग्राफ आता है जो बीच में स्ट्रेट लाइन आती है इट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन. सो दिस लाइन OA रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए आप इसकी स्पीड भी बढ़ रही है. टाइम के साथ इक्वल इंटरवल पे स्पीड भी बढ़ रही है. सो देयरफॉर दिस लाइन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. This is the answer of this question. What type of motion is represented by red line? The red line is AB. ये AB लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड. यहाँ ये ग्राफ एक्सेलरेशन का है लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ रही है. स्पीड एज सच अगर हम कहें तो ये 6 पे कांस्टेंट है, 6 मीटर पर सेकेंड पे कांस्टेंट है जबकि टाइम बढ़ रहा है. दैट मीन्स कि उसकी स्पीड एक जैसी है. दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड. सो लाइन ए भी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड मोशन. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन लाइन? ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस ग्रीन लाइन जो कि ग्राफ था स्पीड और टाइम के बीच. सो इट रिप्रेजेंट क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है जो लाइन है वो उल्टी तरफ जा रही है. सो इट रिप्रेजेंट द रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. दिस लाइन BC, the green line is BC. It represent uniform retardation.
व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन होता है स्पीड का कम होना विद टाइम, दैट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे स्पीड बढ़ नहीं रही है, स्पीड घट रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड कम होती जा रही है। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिटार्डेशन टर्म क्या होती है। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी स्पीड कम होती जा रही है। सो द ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बॉडी का ये जिसका मोशन का ये ग्राफ है उसमें हमें एक्सेलरेशन दैट मीन्स ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वो हमें बता रहा है। सो ये हम कैसे बता सकते हैं? दैट मीन्स कि ये जो लाइन है ओ ए दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो इस लाइन का जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ लाइन ओ ए is the acceleration of the body, वो ही इसका एक्सेलरेशन है। सो ग्राफिकल मेथड में हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें उस लाइन का जो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है उसका स्लोप निकालना होता है। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन? स्लोप किस तरह निकाला जाता है? स्लोप इज इक्वल टू जो भी स्केल वाई एक्सिस पे है अपॉन एक्स एक्सिस, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। सो दैट मीन्स if we take this thing that means slope of a line is, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं D लिख लेती हूँ, that is the D point and this point is E point. So slope of the line OA is AD upon OD. That means कि ए डी लाइन का जो मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स एट ई, ये मान लीजिए कि ये 4 पर आ रहा है, दैट मीन्स ये मैंने एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया 4, दैट मीन्स ये जो स्केल है यहाँ पे 4 है नंबर, तो दैट मीन्स 4 अपॉन ये मान लीजिए कि यहाँ पे 2 आ रहा है टाइम एक्सिस पे, सो 2, सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज 2, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम उस लाइन का स्लोप निकालते हैं एंड स्लोप इज इक्वल टू जो भी y एक्सिस पे उसका मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय x एक्सिस, दैट मीन्स ए डी अपॉन ओ डी, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए ओ। सो पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। सेम हम तरीके से रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। रिटार्डेशन भी निकालने के लिए दैट मीन्स जो रिटार्डेशन रिप्रेजेंट था वो था ए बी C. Retardation is given by the line BC. So therefore, slope of the line BC is equal to retardation. So calculate the slope, that is drop a tangent, and here also F point. So slope of the line is given by BF divided by OF. This is the slope of the line BC. यहाँ से जो वैल्यू आएगी that is a retardation की वैल्यू है, which is also in meter per second square. Find out the distance traveled by the body. अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कि ग्राफिकल मेथड से हमें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि कितना डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रेवल किया ड्यूरिंग मोशन। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी is given by the area covered under the speed time graph, that is the speed और ये time. So that is equal to the area covered by speed time graph and time axis this is the distance traveled by the body. So ये इसको निकालने के लिए हम फिर से यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं, दैट मीन्स ये था A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये F पॉइंट, ये मान लीजिए कि ये है E पॉइंट। सो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ABFE, दिस रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ABFE, area of a rectangle, as you know, that is equal to AE into EF. So सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, AE की वैल्यू होगी, दैट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, यानी कि दैट मीन्स दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ AE. एंड व्हाट अबाउट द EF, दिस इज गिवन बाय जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू है. मान लीजिए यहाँ पे 4 है और ये मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स 10 माइनस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ EF. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये ले लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये 6 आ गया and here is 4 or here is 10 seconds. So substitute the value, that is AE is equal to 6 and that is 10 minus 4, which is equal to 6 into 6 is equal to 36 meter. So this is the answer of the question. हम अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें स्पीड टाइम का जो ग्राफ है और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया एनक्लोज है, दैट मीन्स दिस एरिया, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो एज यू सी, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. सो इस रेक्टेंगल का एरिया है AE into EF. So substitute the value and you will get the answer. Now come to the next subtopic of the motion, that is a uniform circular motion. So what is a circular motion? That means एक सर्कुलर मोशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसके मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. सो इसको एक सिंपल तरीके से देखने के लिए एक हम जनरल लाइफ में अब एक एग्जांपल लेते हैं. दैट मीन्स मान लीजिए कि एक साइक्लिस्ट या एक पर्सन एक स्क्वायर पाथ पर मूव कर रहा है. ये मान लीजिए कि स्क्वायर पाथ है. अब उसने यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया, देन हेयर, देन इधर और फिर इधर. सो जब वो इस तरीके से इस पॉइंट से लेके वो दोबारा इस पॉइंट पे आया, तो इस दौरान उसने पहले वो इस पॉइंट पे गया, दैट मीन्स इस लाइन को ट्रेवल किया, उसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हुई, अब वो ऊपर की तरफ गया, फिर वो साइड वाइज गया, देन वो फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया. दैट मीन्स उसने 4 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज की. अब मान लीजिए कि वही पर्सन एक दूसरे पाथ पे गया जो कि हेक्सागोनल है. अब इस पाथ पे ट्रेवल करने के लिए, घूमने के लिए उसने अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज की? उसने अपनी डायरेक्शन अपनी चेंज की 6 टाइम्स. 6 टाइम उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और उसने अपना पाथ ट्रेवल किया. अब ये मान लीजिए कि नाउ अब वो एक ऐसे पाथ पर है जहां पे 8 साइड्स हैं. दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? 8 टाइम्स. हेयर 4, हेयर 6. तो अगर हम एक सर्कुलर मोशन को या एक सर्कल को, उसके जो एक पाथ है उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दैट मीन्स अ सर्कल कैन बी कंसिडर्ड अ फिगर जिसमें बहुत सारी टिनी साइड्स हैं और हर साइड पे जब वो मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. ये मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है. सो अगर वो इस पॉइंट पे आया, देन दूसरे पॉइंट पे गया, फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, नेक्स्ट पॉइंट पे गया, फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई. मीन्स हम सर्कुलर मोशन को कह सकते हैं कि इनडेफिनेट टिनी साइड्स, इट इज मेड अप ऑफ इनडेफिनेट टिनी साइड्स. और जब भी वो इन साइड्स पे मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जब वो अगली साइड पे जाएगा. सो इस तरीके से जो मोशन बनता है उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है. सो जब वो इस सर्कुलर पाथ पे साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है. सो देयरफॉर हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, क्योंकि जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. इसके बीच का मेन डिफरेंस ये था कि स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है. सो अगर कोई पर्सन एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी का नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है मीन्स उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है.
इसी वजह से उसका सर्कुलर मोशन है। सो देयरफॉर उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। ये यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, सिर्फ स्पीड यूनिफॉर्म है, जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। सो देयरफॉर इसको हम एक टर्म में ये भी कह सकते हैं कि दैट सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो देयरफॉर उसकी वेलोसिटी भी लगातार बदल रही है। सो यहाँ पे एक मैंने आपको एक टर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है कि एक सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स की टर्म में। द मोशन इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। जो मैंने इसे प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है कि एक सर्कल में अगर कोई साइक्लिस्ट या कोई पर्सन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी का हम नहीं कह सकते क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। और जब वो सर्कल में मूव कर रहा है मींस उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, क्योंकि हमने सर्कल को एक ऐसे माना है कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी टिनी साइड्स। उसकी बहुत सारी साइड्स हैं, हर पॉइंट उसका एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वो उस पॉइंट के ऊपर से निकलेगा तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी। इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? जब उसकी वेलोसिटी विद टाइम बदलती रहती है। दिस मोशन को हम इस तरीके के मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक जनरल लाइफ में अपना एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिससे कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये मान लीजिए कि हमने अपने हाथ में एक थ्रेड ली हुई है, थ्रेड मतलब धागा, और हमने उसके एक तरफ पे एक स्टोन बांध लिया, एक स्टोन टाइप कर लिया बड़ा सा, और उसको हम सेंटर में खड़े होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। ये मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है। जब वो इस पॉइंट पर है, जब हमने धागा, हम यहाँ बीच में खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमने एक धागे पर एक थ्रेड पे एक स्टोन बांधा हुआ है और उसको सर्कुलर मोशन पे अपने हाथ से हम मूव कर रहे हैं, तो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। मान लीजिए अब इस वक्त जो वो स्टोन है जो धागे से बंधा हुआ है वो इस पॉइंट पे है, दैट इज ए पॉइंट। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो ट्रेवल तो इसी तरफ कर रहा है, इसकी वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में जा रही है, वो उसका जो मोशन है सर्कुलर पाथ में, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी जो डायरेक्शन है वो है टेंजेंट टू द सर्कल। जो सर्कल एक सर्कुलर पाथ फॉर्म हुआ है उस पे टेंजेंट, दैट मीन उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, मीन्स ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होगी। अगर हम इस पॉइंट पे पत्थर को छोड़ दें, हाथ से धागे को छोड़ दें, तो वो इसी तरफ जाएगा, वो ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा, वो उसी तरफ जाएगा जहां पे उसकी डायरेक्शन है। अब मान लीजिए वो मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आ गया, ये मान लीजिए पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगेन दिस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी स्टोन की, वो फिर से आप टेंजेंट बनाइए, दैट मीन्स नाउ द डायरेक्शन इज इन द साउथ, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में वो जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में पत्थर छोड़ेंगे, जो उसका मोशन है उसके इस तरफ आपने पत्थर को छोड़ दिया, तो वो इसी तरफ जाएगा जहां पे उसकी डायरेक्शन पॉइंट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जो सर्कुलर पाथ है इट इज मेड अप ऑफ मेनी टिनी साइड्स, उस हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है, जो स्पीड की, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। सो देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बदल रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है। So come to the second point. The force which is needed to make an object travel in a circular path is called centripetal force. किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए एक कहा जाए एक फोर्स की जरूरत होती है, एक बल की जरूरत होती है। उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मैंने यहाँ ये एग्जांपल लिया कि हमने एक हाथ में अपने थ्रेड ली हुई है जिसपे पत्थर बंधा हुआ है और हम उसको मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको फोर्स कहाँ से मिला? क्योंकि हमने उसको हाथ में पकड़ा है और हमने एक झटका दिया और उसको मूव करा। तो यहाँ पे जो फोर्स प्रोवाइड हुआ है वो हमने अपने हाथ से प्रोवाइड किया है। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव कर देता है। इसका आप और इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड द सन, planets move around the sun,
यहाँ पर जब प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स उनको मिल रहा है थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, जो उसका खिंचाव है सन का, वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि प्लैनेट उसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं. एंड ऑल्सो द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, मूव अराउंड द अर्थ, वो कैसे मूव कर रहे हैं? उनको फोर्स कहाँ से मिल रहा है? उनको फोर्स मिल रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके खिंचाव की वजह से सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं. सो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं. अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट. एक साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और वो हर 2 मिनट में उसका एक चक्कर वो लगा लेता है. साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर पाथ वंस एवरी 2 मिनट के अंदर, हर 2 मिनट के अंदर उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ये मान लीजिए वो सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हमें दिया हुआ है, दैट इज द 105 मीटर. और इस पूरे पाथ को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम हमें गिवन है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 मिनट. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन 105 मीटर. कैलकुलेट इट्स स्पीड. अब हमें स्पीड निकालनी है. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या था जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए that is speed, it is not velocity, it is speed. Distance traveled upon time. So time भी यहाँ सेकंड में होना चाहिए और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो मीटर में आना चाहिए, क्योंकि जो स्पीड की SI यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड है वो. तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए टाइम भी सेकंड में होना चाहिए और डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए. सो डिस्टेंस ट्रेवल यहां से निकालेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल रेडियस से. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2 पाई r. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r है 105. ये पूरा आंसर मीटर में आएगा, इसकी यूनिट है मीटर. एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 2 मिनट. दैट इज, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. सो देयरफॉर 2 मिनट के अंदर हो गए 120 सेकंड. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 105 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द 120. सो हेयर जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में. बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट. Here are some equation of motions which relate the final velocity, initial velocity and the acceleration. So here v is the final velocity and u is initial velocity and a is the acceleration, s is the distance covered and t is the time taken. So ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो 3 इक्वेशंस आप देख रहे हैं, ये तीनों इक्वेशन इन जो पैरामीटर्स हैं इनके बीच में रिलेशन शो करती हैं. दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन. सो इनकी जो यूनिट है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी की यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ मीटर में है एंड टाइम टेकन इज इन सेकेंड. सो फिजिक्स में इन यूनिट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब हम न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते हैं. सो ये चीज़ का ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो जितने ही पैरामीटर्स हैं उन सब की जो यूनिट हैं वो लगभग सेम होनी चाहिए, लगभग पूरी सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स कि अगर जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है तो डिस्टेंस मीटर में ही होना चाहिए, जो टाइम है वो सेकेंड में ही होना चाहिए, अदरवाइज हमें जो आंसर मिलेगा वो रॉन्ग मिलेगा. सो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, बेटर दैट यू मेमोराइज दीज इक्वेशंस
क्योंकि इनके बेस पे हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ वो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं दैट मीन्स कि थोड़े से वो दैट मीन्स किसी में हम टाइम मेजर नहीं कर सकते, या किसी में हम इन जो इक्वेशंस का यूज़ है मेनली इनके बीच का जो रिलेशन ये जो दिखाती हैं वहाँ इनको न्यूमेरिकल हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक आगे जो स्लाइड में एक एग्जांपल हमने लिया है, दैट इज अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड along a road. A child runs out into the road 50 meter ahead and the car driver steps on the brake pedal. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक रोड पे कार चल रही है जिसका जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, दैट इज u है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियली दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। जो कार इनिशियल किस वेलोसिटी पे चल रही है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तभी एक बच्चा बीच में आ जाता है जो कि कार से 50 मीटर की दूरी पर है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तो हमें वो रीएक्सेलरेशन बताना है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी में कितना डिक्रीज हो कि जब कार बच्चे के पास पहुंचे तो वो रुक जाए। जस्ट दैट मीन्स द कार इज टू स्टॉप जस्ट बिफोर इट रीचेज द चाइल्ड। सो ये जो लाइन है द कार इज टू स्टॉप जस्ट बिफोर इट रीचेज द चाइल्ड, इससे पता लगता है कि कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0, दैट मीन्स कार रुक गई, उस बच्चे के पास जाके कार रुक गई, दैट मीन्स v इज 0 इन दिस केस। s डिस्टेंस इज अ 50 मीटर जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज दिस। सो यहाँ हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम यहाँ कहीं भी टाइम का मेंशन नहीं है, और हमसे पूछा गया है डी एक्सेलरेशन, ये हमसे क्वेश्चन में आस्क है। सो हमने तीनों इक्वेशन देखी है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से हम वो इक्वेशन लेंगे जिसमें हमें टी की जरूरत ना पड़े। सो वो इक्वेशन थी दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में टाइम की कोई हमें नीड नहीं है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, v इज 0, u इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर रूट है, प्लस 2 इंटू ए हमें यहाँ पे निकालना है, ए इज अ रिटार्डेशन इन दैट केस, इंटू डिस्टेंस कवर्ड इज 50 मीटर। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, दैट इज इसका स्क्वायर रूट है देयरफॉर 400 प्लस 100 ए, इस 400 को हम इधर लेके जाएंगे इक्वल के, देयरफॉर इट टेक्स द माइनस साइन इज इक्वल टू 100 ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज sorry that is not a square, it is a, so minus 400 upon 100 that is equal to minus 4 meter per second square. So this is the answer, this is a retardation, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आया है, रिटार्डेशन इज अ माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, तो उस कार की जो एक्सेलरेशन है वो इस स्पीड से नीचे गिरेगा जिससे कि वो जैसे ही बच्चे के पास पहुंचेगी वो कार रुक जाएगी। सो इसको हम इस इक्वेशन में रख के सॉर्ट आउट करेंगे। वन थिंग इज दैट, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम टी फाइंड आउट क्यों नहीं कर सकते, हम यहाँ पे टाइम क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों हम बाकी दो इक्वेशंस में टी निकाल लें और उसके बाद फिर हम यहाँ से एक्सेलरेशन और जो ये डी एक्सेलरेशन है इसको फाइंड आउट कर लें, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि जो टी को निकालने के लिए दैट मीन्स हमें टाइम निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस है वो तो हमें गिवन है 50 का, टी हमें निकालना है, वेलोसिटी यहाँ 0 है क्योंकि जब 50 मीटर अहेड पे वो बच्चा है, 50 मीटर की दूरी पे बच्चा है लेकिन कार रुक गई है, दैट मीन्स उस डिस्टेंस के लिए जो स्पीड है वो 0 है, दैट फाइनल वेलोसिटी इज 0। सो देयरफॉर यहाँ पे हम इक्वेशन नहीं पुट कर सकते और हम टी को फाइंड आउट नहीं कर सकते इस इक्वेशन से। देयरफॉर बेटर इज दैट कि हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करा जिसमें टी की जरूरत ही नहीं थी, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ से हमने इसकी रिटार्डेशन की वैल्यू निकाली, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस एंड्स आवर सेशन। इसके साथ मोशन का चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तब उसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे आपने कमेंट भी दे सकते हैं एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अमंग योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर करंट अफेयर ग्रुप, जहां आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं जो हमारे एक्सपर्टीज हैं और जो इस ग्रुप के मेंबर हैं वो डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे।